आज एक अलग तरह का प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं एसोसिएट बायर ट्रेनिंग प्रोग्राम। नए साथियों को मैं बताना चाहता हूं, जब भी हम लोग आरसीएम में जुड़ते हैं, इस अभियान का हिस्सा बनते हैं, हमारा नामांकन एसोसिएट बायर के रूप में होता है। और आज हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं। ट्रेनिंग शब्द जब आप सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? बताइए क्या आता है? ट्रेनिंग मतलब क्या? सीखना, कुछ सीखना। कमांडो ट्रेनिंग मतलब क्या? स्पेशल से कमांडो बनने के बाद। हाँ जी, कमांडो ट्रेनिंग मतलब कमांडो की ट्रेनिंग, उसमें कुछ और स्पेशल मतलब विशेष, कुछ विशेष होगा, कुछ टफ चीजें करवाई जाएंगी आपसे। यस और नो? तो आप भी तैयार हैं कुछ बड़ा सीखने के लिए, कुछ उत्पात मचाने के लिए, कुछ हो हल्ला करने के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार आपके बगल में जो साथी बैठा है उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाइए। गर्मजोशी मतलब गर्मजोशी, कमांडो वाला। और बोलिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। एक बार फिर बोलिए मैं तैयार हूँ। एक बार फिर बोलिए मैं तैयार हूँ। मैं जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आप नोट्स बनाइए। कोई बात जब बोली जा रही है तो उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। होशो हवास के साथ में यहां बैठे रहिए। जो साथी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं हमारे बारे में, उनको थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। हम लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं, मूलतः हरियाणा से हैं। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार, 2 भाई 3 बहनें। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया संस्कृत में, और एक संस्कृत अध्यापक के रूप में मैंने अपना पैसा कमाने की जो प्रक्रिया है या आजीविका कमाने का साधन चुना। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर जिंदगी में सपनों को पूरा करना है तो नौकरी से ये संभव नहीं है, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। और उस दौरान केबल टीवी का एक नया व्यवसाय स्टार्ट हुआ था। हम केबल ऑपरेटर बन गए, खूब मेहनत कर रहे थे, पैसा भी अच्छा आ रहा था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस है जिंदगी में। और उसके 2 बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये कि वहां बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था दिन रात। दूसरी वजह ये कि बहुत सारा काम करने के बावजूद भी लोग इज्जत नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं था। लोग हमें हमारे नाम से नहीं बुलाते थे, केबल वाला कह के बुलाते थे। और ये बात हमें बहुत अखरती थी। तो हमें लगा कि नहीं यार, काम में पैसा तो ठीक है लेकिन सम्मान होना चाहिए, थोड़ा इज्जत वाला काम होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब हम ऐसा सोच रहे थे तो परमात्मा ने एक अवसर हमें दिया। हमारे दोस्त ने हमें अपने घर पे बुलाया, और जब हम वहां पे पहली बार गए उनके घर पे, तो वहां हमने पहली बार ये 3 शब्द सुने, RCM। और हमें ये बताया गया कि जो जिस तरीके से हम सामान खरीदते हैं वो एक परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल वे है। अभी एक नया तरीका आ गया है जिसको राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। पुराने तरीके में बीच में बहुत सारे मिडलमैन रहते थे, विज्ञापन रहता था। इस नए तरीके में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है। कंपनी से हम सीधे जुड़ते हैं, और जो पैसा कंपनी एडवर्टाइजमेंट में
और मिडल मैन में बांटती थी, वो पैसा कंज्यूमर्स में, सब लोगों में बांट देती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पहली बार सुना, हम इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि हम इस चीज से कन्विंस नहीं थे कि ये बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, कैरियर के रूप में हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अपने दोस्त को खुश करने के लिए मजाक मजाक में आज से 25 साल पहले हम आरसीएम से जुड़ गए। चाइना में कहीं कहावत कही जाती है कि कुछ लोग मिलके जबरदस्ती करके आपको तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन चाइना में कहावत कही जाती है कि 10 लोग मिलके एक घोड़े को तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते। हेलो, ये हम लोगों पे भी लागू होती है। कोई जबरदस्ती हमें आरसीएम करवा सकता है या हम किसी को जबरदस्ती आरसीएम करवा सकते हैं, जब तक सामने वाले की या हमारी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक न कोई आरसीएम कर सकता है, न कोई आरसीएम करवा सकता है। हमारी चूंकि इच्छा नहीं थी, शुरुआत में ज्वाइन होने के बाद भी हमने कुछ काम नहीं किया, बहुत सारे बहाने बनाए। 3 महीने के बाद हमारी अपलाइन हमें इस प्रकार का एक प्रोग्राम था, सेमिनार था एक्चुअली, वो वहाँ पे हमें लेके गए। और पहली बार जब हमने ये सब मंजर देखा, अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को अच्छा पैसा कमाते हुए देखा, उनके मान सम्मान को देखा, हमें लगा कि हमें आरसीएम करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई और उस मीटिंग के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी के साथ में करूंगा। संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं तो उस दिन के बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन लगातार मैं चलता गया, सीखता गया और लगातार चलने का परिणाम ये मिला। एक दिन मैं रॉयल्टी पे पहुंचा, एक दिन मैं टेक्निकल पे पहुंचा और चलते चलते ये डायमंड की पिन मेरे पास आ गई। आप में से कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? इरादा पक्का है? चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे डायमंड आप कैसे बन सकते हैं, डायमंड बनने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप आज के इस प्रोग्राम का, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैक्सिमम अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट, यस, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप फोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या एयरप्लेन मोड पे लेकर आइए। एक बार कर लीजिए प्लीज। और वो कहते हैं कि दूसरे को उपदेश देने से पहले स्वयं करना चाहिए, तो हम अपना एयरप्लेन मोड कर लिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इन्वॉल्वमेंट इज इक्वल टू इम्पैक्ट। अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे ना इस पूरे प्रक्रिया में, आज एक्टिव रहेंगे, तो इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव, इसका आउटपुट आपको ज्यादा मिल पाएगा। सिंसियरली राइट डाउन आंसर टू आस्क क्वेश्चन। जो पूछा जाएगा वो आपने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लिखना है, क्योंकि आज हम ट्रेनिंग में हैं। और पहला प्रश्न आपसे है, हु आर यू, आप कौन है। आप एक काम कीजिए, जो आपके पास में डायरी है या कॉपी है, उसका एक पेज निकाल लीजिए, कोई भी एक पेज उससे अलग कीजिए, कॉपी से नहीं, अलग करना, कोई भी एक पेज अलग कर लीजिए। और जिन्होंने अलग कर लिया है वो थोड़ा सा ऊपर उठा के हाथ हिलाइए, ताकि दूसरे लोगों को मालूम चल जाए और मुझे मालूम चल जाए कितने लोगों ने अलग कर लिया। एक पेज अलग कीजिए, सही सभी किए, दे दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए। क्या है आपका नाम? नाम लिखिए, मालूम है सबको? ठीक है। इसके बाद में आप अपनी एजुकेशन लिखिए। आपने
ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है वो लिखिए। उसके बाद में आप अपनी उम्र लिखिए, कितने साल के हो गए हैं आप। इसके बाद में आपकी जो उपलब्धियां रही हैं अब तक जिंदगी की वो लिखिए, कोई भी उपलब्धि में आपने कोई टेस्ट पास किया हो, आप नौकरी कर रहे हैं तो वो भी एक उपलब्धि है, आपने नौकरी की, या डी कुमार जी की तरह आपने नौकरी को रिजाइन कर दिया, वो भी एक उपलब्धि है, वो भी लिख सकते हैं आप। कोई भी उपलब्धि जो आपको लगता है ना यार ये मैंने तीर मारा है अपनी जिंदगी में अब तक, वो लिखिए। उसके बाद में आरसीएम का आपका जो भी लेवल है भी वो लिख लीजिए। वाइटल लेवल है तो वाइटल लिखिए आप, बिगनर, स्टार्टर, ईगल, या दूसरे पिन हैं तो वो लिख सकते हैं आप। लिखा जी। आपने अगर कुछ किताबें पढ़ी हैं तो मोटा मोटी कितनी किताबें पढ़ी होंगी वो भी लिख दीजिए कि 10 तो पढ़ ली हैं, 20 तो पढ़ ली होंगी, अंदाजा सा ही। और आपने वैसे तो बहुत सारे लोगों को सुना होगा, लेकिन 3 नाम आप लिखिए जिनको आपने सुना है। कह सकते ना जो स्पीकर, अच्छे स्पीकर या अच्छी ट्रेनिंग जिनकी आपको लगी, 3 नाम लिखिए। लिख लिए? तो ये आपका परिचय हो गया एकदम पूरा अब तक का। अब आप इस पेपर को बीच से फाड़ दीजिए। फाड़िए, एक टुकड़ा पैक कीजिए बीच से। हाँ, ये मुझे 2 नहीं दे। आगे रखिए, इन सबको रखिए अपने अंदर, जो आज सिखाया जाएगा उसको सीखिए। कहां पे लिखा है? ये जो लिखा हुआ है ना आपका, इसको ऐसे बीच से ऐसे फाड़िए, ऐसे फाड़िए, फिर इसको फिर दोबारा फिर फाड़िए, फिर फाड़िए, और 2-3 टुकड़े और कीजिए। कर लिए? यस सर। और अब इसको इकट्ठा करके पॉकेट में अपनी अपनी जेब में डाल दीजिए। नहीं जी, आपकी जेब में डाल देता ताकि गंदगी नहीं फैले कहीं पे। डाल दिए? अब एक बच्चे की तरह बैठ के आज के इस पूरे प्रोग्राम से कुछ सीखिए। क्योंकि सीखने के लिए खाली होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये गुमान रहे कि मैं तो इमराल्ड हूं, मैंने तो इतना ट्रेनिंग लिए हैं, ये किताब पढ़े हैं, हमने कॉलेज में टॉप किए हैं, तो फिर आपका जो दिमाग है वो ओपन नहीं रहेगा। और आपने सुना होगा दिमाग और पैरासूट खुलने के बाद ही काम करता है। जब खुलता है तभी काम करता है, राइट? तो पड़ोसी को एक बार ऐसे कोनी मारिए, बोलिए कि मेरा तो खुल गया है। खुल गया मेरा, मारिए कोनी थोड़ा अच्छे से, खुल गया है मेरा। खुल गया। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारे बारे में जान लीजिए। आपका तो खाली हो गया, आप थोड़ा सा हमारे बारे में जान लीजिए ताकि आप हमें थोड़ा सा अच्छे से लें, हल्के में ना लें थोड़ा सा। हम प्रोफेशनली एक टीचर रहे हैं, ये हमारी डिग्री है। जब हमने बीएड किया था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो संस्कृत का देश का सबसे बड़ा संस्थान है, उससे, और ये हमारा सर्टिफिकेट है जिसको हम बहुत प्राउड से दिखाते हैं, शिवाजी कोहली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, जिसमें लिखा अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज एंड एलिमल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। और ये हमने एक और तीर मारा था किसी जमाने में, नेट क्वालिफाई किया था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बड़ा टफ कंपटीशन रहता है इसमें। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हमने
यूजीसी इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। तो ये हमने संस्कृत में इसको हमने क्लियर किया है। और ट्रेंड बाय एक्सपर्ट बहुत सारे हमने ट्रेनिंग लिए हैं, शिव खेड़ा जी से लिए हैं, ब्रायन ट्रेसी को एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनको हमने दिल्ली में सुना है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग है। और आरसीएम के हम डायमंड हैं, ये आप लोग जान ही रहे हैं। एसोसिएटेड विद एसोसिएशन, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ में हम बहुत क्लोजली मिलकर काम करते हैं। सरकार के साथ में बातचीत करना हो, अभी कुछ चैलेंजेस हैं तेलंगाना में जो सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन अडॉप्ट किया है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे जब भी कोई चैलेंजेस इश्यूज आते हैं उसको बड़ी क्लोजली हम लोग वॉच करते हैं। इसके अलावा 200 से ज़्यादा लोगों के हमने अभी तक इंटरव्यू लिए हैं, तो इन सब लोगों से पर्सनली बहुत कुछ मिलने से सीखा है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपने आज इस 2-2.5 घंटे के टाइम को बड़े ध्यान से सुनना है, राइट? तैयार हैं? वाई आरसीएम? आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? ये आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? इस विषय पे मैं 3 घंटे बात कर सकता हूं आपसे। हेलो, मेरे पास में बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं जो आपको कन्विंस करेंगे कि आपको आरसीएम के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं बहुत डिटेल में आज उस पर नहीं जाना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज दी हम बेस्ट कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे लॉजिक्स हैं, हम लॉजिक्स में नहीं जाएंगे, बस आप मान लीजिए। और परमात्मा के लिए, ऊपर वाले के लिए एक जोरदार तालियां बजा के आभार प्रकट कीजिए, उन्होंने आपको बेस्ट के साथ में जोड़ दिया है। आरसीएम ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आरसीएम एक अवसर के रूप में आपकी जिंदगी में आया है। इस अवसर को ग्रैब कर लीजिए। ग्रैब का मतलब होता है मजबूती के साथ पकड़ना। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अवसर आते हैं और वो उसको अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। आप में से बिल गेट्स के नाम को कितने लोगों ने सुना है? बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और इस दुनिया में जब व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति होती है, उसको वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन माना जाता है। तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। 6 महीने के लिए कोई कोर है, फिर कोई बदल गया, फिर अगला सर्वे हुआ तो फिर कोई दूसरा आ गया। बिल गेट्स अब तक जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए ना दुनिया में, उनमें सबसे लंबे समय रिचेस्ट रहे। एक बार बिल गेट्स से कोई इंटरव्यू कर रहा था और उन्होंने उससे पूछा कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, आपने कॉलेज अच्छे से पूरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा क्या किया आपने? ये जवाब सुन के बिल गेट्स थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने गंभीरता के साथ में पत्रकार की तरफ देखा और अपनी जेब से एक चेक निकाला। उस चेक पे उस पत्रकार का नाम लिखा और कहा कि ब्लैंक चेक है, आप चाहो जितना मर्जी पैसा इसमें भर लो। पत्रकार ने वो चेक तो लिया, लेकिन पत्रकार को लगा कि शायद बिल गेट्स मेरे प्रश्न से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सर, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं बहुत ऑनेस्ट पत्रकार हूं, मैं तो अपने सवाल का जवाब चाहिए मुझे।
बिल गेट्स ने उससे वो चेक वापस लिया और उससे कहा कि अभी 5 सेकंड पहले तुम्हारे पास में मौका था, अगर तुम चाहते तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी मौके को नहीं गवाया, इसलिए मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। हेलो, हमारी जिंदगी में आरसीएम एक अवसर के रूप में आया, एक अपॉर्चुनिटी है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको अवसर के रूप में लेते हैं या इसको ऐसे ही घटना मान लेते हैं। आप में से कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो आज से पहले कुछ दूसरी कंपनियों के साथ में जुड़े हों, उनका अनुभव रहा हो पहले, और वो लग रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं कि यार वहां भी ऐसी मीटिंगें होती थी, ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट थे, ऐसी कुछ बातें होती थी। अगर आप आरसीएम को इसी नजरिए से देखते हैं तो फिर ये तय है आप इस महान अवसर को गवा देंगे और आपकी जिंदगी में जो खुशियां आ सकती हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। राइट? मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं आपसे, दिल से, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत गहराई से जान रहा हूं, बड़ी नजदीक से जानता हूं। यह भी जानता हूं कि जो कंपनियां चलती हैं उनके क्या फंडे रहते हैं, जो लोग शुरू करते हैं वो क्यों शुरू करते हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को जानता हूं, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट की समझ है। उन सारी चीजों के आधार पे बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान में आरसीएम से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग की कोई दूसरी कंपनी नहीं। बहुत जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूं, और आपको ये मिल गई है तो इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के आप आगे बढ़िए। एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। अपॉर्चुनिटी डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट पीपल, दे रिवार्ड फास्ट मूवर्स। जो अवसर है वो सही व्यक्ति की तलाश नहीं करता कि कोई सही व्यक्ति आएगा तब मैं उसके पास में जाऊंगा। अवसर हमेशा फास्ट मूवर के पास में जाता है, जो तेजी के साथ में काम करने में यकीन रखते हैं। आज इस विषय पे हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, फास्ट तरीके से ग्रोथ के साथ काम आप कैसे कर सकते हैं और उसके क्या एडवांटेज हैं। टू फ्रेंड्स ज्वाइन द सेम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दो दोस्तों ने एक साथ में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया। पहला व्यक्ति, आई विल स्टार्ट व्हेन आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा ज्वाइन तो हो गया हूं, चलो मैं बाद में करता हूं, थोड़ा भी घर में ऐसी स्थितियां हैं, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा फिर करता हूं। तो एक व्यक्ति वो सीख रहा है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने उसी समय शुरू किया और 1 साल के बाद में वो टीम लीडर बन गया। उसने एक्शन लिए, उसने रिजेक्शन को फेस किया और 1 साल के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ गया। सेम अपॉर्चुनिटी थी, सेम अवसर था, अंतर सिर्फ इस चीज में था किसने तेजी के साथ में काम किया और फास्ट डिसीजन लिए। राइट? यस। आज भी जब आप यहां से जाने वाले हैं, लास्ट में आप कुछ डिसीजन लेके जाएंगे। जो लोग आज जो सीखा है, जो कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, उनकी जिंदगी में 1 साल में कुछ अलग बदलाव होंगे। और जो आज सुन के अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, 1 साल के बाद वो लगभग वैसे ही देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो ये आपने डिसाइड करना है। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। डी कुमार जी, जब मैं लोगों से मिलता हूं ना, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की जो नई नई कंपनियां खुलती हैं देश में, तो किसी इवेंट में लोग मिल जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारी इवेंट्स रहती है, तो मैं पूछता हूं कि आपने कंपनी क्यों खोली। ज्यादातर लोगों ने कंपनियां मालूम क्यों खोली हैं? इसलिए खोली हैं क्योंकि कंपनी के एमडी के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो बोला कि मैं अभी
तेरे को दिखाता हूं मैं कितनी बड़ी तोप हूं। हेलो। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य के साथ में कंपनी शुरू करता है कि मैंने तेरे को दिखाना है, और जिस दिन उसने उसको दिखा दिया तो क्या उसके बाद उसको कंपनी चलाने का कोई मोटिव रहेगा? शायद नहीं रहेगा। इस दुनिया में जो संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रगति की है जिनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं और बहुत स्पष्ट हैं। हेलो। आप बैटरी लेके घूम लीजिए पूरे देश में, इतने महान उद्देश्यों वाली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगी। जो देश की तीनों बड़ी चुनौतियों का समाधान लेके आई है, स्वावलंबन। हमारे देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी एक मुख्य वजह है बेरोजगारी। कितने लोग मानते हैं? सहमत हैं आप? आप किसी की भी सरकार लेके आ जाइए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आपको नौकरियां नहीं दे सकती। 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में। हेलो। स्वावलंबन ही सॉल्यूशन है, और आरसीएम इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ के चैलेंजेस हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं हिंदुस्तान में डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है। आरसीएम इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण, हमारे देश में इन दिनों बात हो रही है कि 2047 कार्यक्रम रहते हैं, आप इसका हिस्सा बनिए। अब आपसे गंभीर प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, हाउ मैनी ऑफ यू थिंक यू आर नॉट एट द लेवल यू शुड बी? आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि आज जो मेरा लेवल है ना उससे ज्यादा होना चाहिए? जिनको ये लगता है कि नहीं ज्यादा होना चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए एक बार। मैं देख पा रहा हूं कि 100% लोगों के हाथ खड़े हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये जो भूख है ना, ये भूख बहुत जरूरी है। हेलो। क्या जरूरी है? भूख। ये कामयाबी की भूख, ये ज्यादा प्राप्त करने की भूख जिस व्यक्ति की खत्म हो गई है, तो फिर परमात्मा उसको बड़ी जल्दी ऊपर बुला लेता है कि भैया तू इधर ही आ जा। इधर इस धरती पे तो भूखे लोग चाहिए बस, जिनके सामने कोई पर्पज है, कोई उद्देश्य है, कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में। What do you think is the reason? अब दूसरा प्रश्न ये है कि आपको ये क्या लगता है कि उसका कारण क्या है? अब ये कारण आपने अपनी डायरी में लिखना है। अगर आपके पास में वो लेवल नहीं है जो आपके पास होना चाहिए था आज इस समय, आपने कहा कि आपके पास में नहीं है, तो आपने कारण लिखना है कि क्या कारण है, क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? ट्रेनिंग है तो लिखना पड़ेगा आपको, अभी आप ऐसे नहीं बैठ सकते। लिखिए आप कुछ भी जो आपके दिमाग में पहला ख्याल आ रहा है। जो भी आपको लगता है कि आपके ऊपर में शनिश्चर की दशा चल रही है, इसलिए आपको लेवल नहीं मिला। अगर आपको ये लगता है कि आप भाई बहनों में सबसे छोटे रहे, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत रही, किसी को ये लगा कि मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं मिला, किसी को लगा मेरे को डाउनलाइन खराब मिल गई सारी, किसी को ये कुछ भी लगाओ, किसी को लगाओ कि नहीं मैंने उतना काम नहीं किया, मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला, मैंने कुछ अच्छे डिसीजन नहीं लिए, मैं थोड़ा आलसी हूं, कुछ भी जो भी कारण आपको लग रहा हो कारण लिखना है। कितने लोगों ने लिखे? अधिकतर लोगों ने लिखा है। आपने क्या लिखा सर, बताइए? तेजी से काम नहीं हो पा रहा। तेजी से काम नहीं हो पा रहा। आपने लिखा है कि तेजी से काम नहीं हो पा रहा, वजह क्या है?
आप कह रहे हैं कि पारिवारिक चैलेंजेस कारण है आप बड़ा काम नहीं कर पाए, ठीक है। आप बताइए बहन जी, आपने क्या लिखा है? सर, जो इस मेहनत के लिए मुझे जितना कार्य मेहनत करना चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप स्वयं दोषी मान रहे हैं अपने आप को। आप कह रही हैं कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं उतनी नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कारण है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस दुनिया में, चलिए उस टॉपिक पे हम आएंगे। एक कारण हमारा लेवल बड़ा न होने का पता है क्या है? वो ये है, हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्रेक्स लगे हुए हैं। जैसे आपने कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो, आप गाड़ी लेके निकले, कार आपके पास में है, कार स्टार्ट भी हो गई है, चल भी रही है, लेकिन पिकअप नहीं कर पा रही है। क्या नहीं हो रहा है? पिकअप नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं तेल भी ठीक है, हवा भी ठीक है, सर्विस भी टाइम पे करवाई है, लेकिन पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी। आधा किलोमीटर चल पड़े, परेशान है। फिर अचानक ध्यान में आता है कि जो हैंड ब्रेक लगा हुआ है ना, वो नहीं हटाया। हेलो, तो हमारे यहां भी कुछ हैंड ब्रेक्स हैं जो लगे हुए हैं। तो ये हैंड ब्रेक क्या है और इनको वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, जानना चाहते हैं? Yes. कितने लोग जानना चाहते हैं? तो एक बार पड़ोसी से फिर हाथ मिलाइए अच्छे से और बोलिए, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूँ। एक बार फिर बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर जानना बोलिए। चाहता हूँ। और जोरदार तालियां एक बार बजाइए अपने लिए। हम मेन कारण पे आए, उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। द नंबर ऑफ थॉट्स ए पर्सन हैज इन ए डे वेरीज, बट स्टडीज सजेस्ट द एवरेज इज बिटवीन 6,000 and 80,000 थॉट्स पर डे। एक व्यक्ति एक दिन में 6,000 से 80,000 विचार उसके दिमाग में आते हैं। कम से कम जो बिल्कुल एकदम मेडिटेटिव टाइप का व्यक्ति है ना, 6,000 तो उसके दिमाग में भी आते हैं। और जो थोड़ा ओवर थिंकिंग टाइप का है, सोचता ही रहता है, उसके दिमाग में 80,000 तक जाते हैं। राइट? तो क्या लगता है आपको, विचार कम आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए? कौन सा बेटर है? कम आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए? कम आने चाहिए। थॉट्स आपके कम रहेंगे तो आपके डिसीजन भी फास्ट रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इसलिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, फोकस्ड होकर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट्स हैं वो कम हो जाते हैं। राइट? विचार की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है आपकी आयु। युवा लोगों के पास अधिक विचार होते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाते हैं। युवा ज्यादा सोचता है, करियर कौन सा चुनूं, फिर शादी का टाइम आ गया तो किससे करूं, फिर बहुत सारी चीजें वो सोचता रहता है। तो यूथ के दिमाग में विचार ज्यादा आते हैं कंपेरेटिव। उम्र बढ़ने के साथ वो थोड़े कम हो जाते हैं। गतिविधि स्तर व्यस्त, अधिक मानसिक रूप में संग लोगों में विचार की संख्या अधिक होती है। तनाव, चिंता, उच्च मानसिक अवस्थाओं से विचारों की संख्या बढ़ जाती है। और आपने देखा भी होगा, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अधिकता है विचारों की। ध्यान, नियमित ध्यान अभ्यास विचारों की संख्या को कम कर सकता है। आजकल गुरुकुल में सुबह 6 बजे से 6:30 बजे आधा घंटे का एक स्पेशल सेशन रहता है मेडिटेशन का। स्वयं टीसी सर करवाते हैं। वो ध्यान इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे जो विचारों की संख्या है वो थोड़ी कम हो। और विचारों की संख्या कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, एक्शन ज्यादा लेंगे, तो आपकी जो उत्पादकता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाएगी।
राइट। तो जो आपने अगर डायमंड बनना है ना डायमंड, इरादा बदला तो नहीं है। तो अगर आपने डायमंड बनना है, यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ बैगेज। आपने जो बोझ अपने दिमाग में रखा हुआ है कुछ चीजों का, उस बोझ को आपने छोड़ना पड़ेगा। हेलो, हमारे दिमागों में बोझ है, विचारों का बोझ है, कुछ घटनाओं का बोझ है, हम बात करेंगे, जो हमें रोके हुए है। अगर आपने ऊंचाई पे जाना है, हाइट पे जाना है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। हेलो, 2 साल पहले मैं और विशाल हम लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे गए, और एवरेस्ट बेस कैंप के पास में जब पहुंचे, एक दिन लास्ट वाला जो दिन था, वहां स्थिति ये थी कि चलना ऐसे चलते थे हम, ऐसे। पता क्यों? सांस फूल जाते थे। ये ऐसे पैर रख लिया तो बस गए काम से। और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास में 1 किलो वजन है, हेलो, तो वो 1 किलो वजन 1 क्विंटल जैसा लगता है। तो उस समय मिनिमम चीजें आपके पास में, बस पानी की बोतल हो, कुछ ड्राई फ्रूट हो, कुछ इमरजेंसी के लिए उस टाइप की चीजें छोटे बैग में रहती हैं वहां पर। तो अगर आपको पहाड़ चढ़ना है या जिंदगी में पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना है, तो वजन, पहाड़ पे चढ़ना है तो वजन आपके शरीर के साथ नहीं होना चाहिए, और बड़े लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो वजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। राइट? हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अनिल जी कहां पे हैं? बैटरी थोड़ा लगाना पड़ेगा। अच्छा, राइट, ठीक है। तो हम में से बहुत सारे लोग कुछ वजन को साथ में लेके चलते हैं। एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है, लैंडमार्क जिसको हम बोलते हैं। लैंडमार्क जो संस्था है लगभग 60-70 साल से काम कर रही है। उसके ट्रेनिंग वर्कशॉप होते हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें मैंने एक चीज सीखी, उन्होंने बताया कि आज कोई व्यक्ति जहां पे भी है, जिस भी लेवल पे है, उसके उस लेवल पे पहुंचने में उसके बचपन की घटनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हेलो, जब वो बड़ा हो रहा था उस समय उसके जीवन में क्या घटा, उसका बड़ा रोल है। कुछ लोगों की जिंदगी में 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। वो घटनाएं आज भी उनके अवचेतन मस्तिष्क पे हैं, और वो घटनाएं उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हेलो, ऐसी ही कुछ घटनाओं की वजह से कुछ लोगों को डर बहुत लगता है, घबराहट रहती है, रिस्क नहीं ले पाते जिंदगी में, कहीं बाहर निकलने में उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जानते हैं आप ऐसे कुछ लोगों को? वो जो पुरानी चीजें हैं, जब तक वो पुरानी चीजें दिमाग से नहीं निकलेंगी तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। राइट? तो उसी बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। राइट, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, वापस प्रश्न पे आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उस लेवल पे नहीं है जिस पे उनको होना चाहिए थे? 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मैंने आपसे कारण पूछे थे, आपने कारण लिखा। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, और 2 तरह के कारण आपने लिखे हैं। या तो आपने किसी को ब्लेम किया है, आप आज उस लेवल पे नहीं है जिस पे होने चाहिए। क्यों नहीं है? आपने किसी को ब्लेम कर दिया, अपलाइन अच्छी नहीं थी, मैं बी लाइन में जुड़ गया किसी की, हेलो, सेंटर अच्छा नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है।
और कुछ लोगों ने कारण स्वयं माना कि कारण मैं हूं। तो दो तरह के लोग हैं, कुछ हैं ब्लेमर्स, कुछ हैं लीडर्स। ब्लेमर्स वो होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं, और लीडर वो होते हैं जो खुद स्वीकार करते हैं कि कारण मैं हूं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा तो परिणाम अपने आप ठीक हो जाएंगे। हैंड ब्रेक्स की बातचीत करते हैं। कौन कौन से हैंड ब्रेक्स हैं? कुछ लोगों के लगे हुए हैं। पहला हैंड ब्रेक, ये हो सकता है ये सब पे अप्लाई नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों में जरूर अप्लाई होगा। पहला हैंड ब्रेक क्या है? अगर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता वहां बिजनेस ज्यादा होता। हेलो, अगर किसी व्यक्ति ने जब ज्वाइन किया उसके पास में दो ऑप्शन थे, या किसी क्रॉस लाइन ने उसके कान में फूंक मार रखी है कि भैया मेरे साथ जुड़ जा, या बोल दिया कि यार तू उस समय जुड़ जाता तो तेरी 1 लाख में मैं इतना बिजनेस दे देता। अभी वहां जुड़ा नहीं, वो कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ब्रेक उसके दिमाग में 24 घंटे ऑन रहता है। उसको ये लगता है कि यार मैं सही जगह नहीं जुड़ा, बस काम तो कर रहा है लेकिन इस ब्रेक के साथ में कर रहा है। मैं अगर सही जगह जुड़ गया होता तो बढ़िया हो जाता। मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाह रहा, आपका हाथ खड़ा करवा के, लेकिन अगर ये ब्रेक कहीं ना कहीं आपके अंदर में है, कम या ज्यादा, तो आप ये समझिए, संस्कृत में कहावत है पर्वता दुरात रम्या। जो पर्वत है ना, पहाड़ दूर से सुंदर लगते हैं, जब आप उनके नजदीक में जाते हो ना ऊंची चोटी में, तो बड़ा डर लगता है। जो आपको ये लगता है ना कि यार उस जगह जुड़ जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो वो दूर के पर्वत हैं, आपको अच्छे दिखते हैं लेकिन दूर से बड़े डरावने हैं। हेलो, वहां पे जो लोग जुड़े हुए ना उनके साथ में, अगर ऐसा होता तो सारे के सारे स्टारू भी होते, अब तक होते या नहीं होते? तो वो दूर से चीजें आपको अच्छी दिखती हैं लेकिन दूर से वैसा अंदर में कुछ वैसा नहीं होता। एक और कहावत आपने सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने। अगर ढोल दूर बज रहा है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी छोटी आवाज आ रही है, और वही ढोल बजाने वाला जब आपके घर के बाहर आ जाए, फिर कान परेशान, फिर दिमाग परेशान, फिर गुस्सा आने लग जाता है कि यार क्या, बंद करो इसको, राइट? तो वो क्रॉस लाइन वाला हल्का से कभी आपके कान में फूंक मारता है ना, तो दूर के ढोल हैं। सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है इसका? समाधान है देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी कोई विकल्प नहीं है, जहां जुड़ गए वहां जुड़ गए। पूरी ताकत के साथ ये ब्रेक हटा के काम कीजिए, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। हेलो, जितने भी बहुत बड़े लीडर आज से में आप देखते हैं, सबके बारे में आप बहुत डिटेल में नहीं जानते, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं। वो बड़े इसलिए बने क्योंकि वो किसी ऐसी जगह जुड़ गए थे जहां उनको कोई संभालने वाला नहीं था। हेलो, या उनका प्लान छोड़ के चला गया दूसरी किसी कंपनी में, जिम्मेवारियां उनके पास में आई, और उन्होंने उन जिम्मेवारियों ने, उन परिस्थितियों ने उनको बड़ा अचीवर बना दिया। अगर उनके दिमाग में ये ब्रेकर लग जाता कि मैं फला जगह जुड़ जाता तो बहुत अच्छा होता, तो वो भी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, राइट? कुछ लोगों को दूसरा ब्रेकर हो सकता है। अच्छा, यहां एक और देखिए, मंत्रा फॉर सक्सेसफुल मैरिज, एक सुखद दाम्पत्य जीवन का एक मंत्र है, एक्सेप्ट योर हस्बैंड और वाइफ एज दे आर। कितने लोग शादीशुदा हैं? बहुत सारे। अगर और ज्यादा खुशियां चाहिए दाम्पत्य जीवन में, तो उनको एज इट इज स्वीकार करो, वो जैसे भी हैं।
पति पत्नी में एक बड़ी दिक्कत है, ज्यादातर जगहों पे पति पत्नी को सुधारने में लगा हुआ है और पत्नी पति को सुधारने में लगी हुई है। हेलो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जिस दिन ये स्वीकार भाव आ गया उस दिन जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं तो एक चीज और कहता हूं, पति पत्नी कौन कौन है, एक बार जो हैं, जो यहां पति पत्नी आए हुए हैं, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे प्लीज। हस्बैंड वाइफ जो खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। और जो पास में हैं, आसपास में, बगल में हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। वो टास्क ये है, जब शादियां होती है ना, तो शादी के तुरंत बाद में हमारे वहां पे अनिल जी एक परंपरा रहती है, कुछ गेम खिलाते हैं दुल्हा दुल्हन को। कुछ वो अंगूठी छुपानी है वो ढूंढते हैं, कुछ ऐसा रहता है ना, तो कौन जीतेगा, तो ऐसे कुछ गेम रहते हैं। तो एक गेम है, और गेम ये है, आप में से पहल कौन करेगा वो जीतेगा। और किस चीज की पहल करनी है? पहल ये करनी है, आपने अपने स्पाउस से, स्पाउस मतलब पति या पत्नी जो आपके साथ में है अभी, उनसे आपने ये कहना है कि मैं बहुत लक्की हूं, मुझे आप जैसा पति या आप जैसी पत्नी मिली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बोल दिए? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बैठिए प्लीज। अभी कुछ के मन में बड़ी दुविधा है, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे स्पाउस में इतनी कमियां हैं पूछो मत, मैं ये बात कैसे बोल दूं कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं बड़ा लक्की हूं। मैं ये कहता हूं कि एक बार आप दिल पे पत्थर रख के बोल दीजिए, एक बार शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। बीसी सर हमें एक चीज सिखाते थे कि अपने अपलाइनों को अच्छा कह कह के, 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 अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। अपनी डाउनलाइन को अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा बना दो, और अपने पति या पत्नी को अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा कह के, अच्छा बना दो। Edification make the people responsible. Edification makes the people responsible. जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना, तो वो और ज्यादा जिम्मेवार बन जाता है। जब आप किसी की टांग खींचते हो, तुम निकम्मा है, नालायक है, मेरे भाग फूटे थे तो जो तुम पल्ले पड़े, तो फिर चीजें वैसी होती हैं, राइट? तो सुखी दाम्पत्य जीवन का मंत्र यह है, जो मिल गए उनको एज इट इज क्या करना है? स्वीकार करना है, और ये मानना है कि बेस्ट मिले हैं मुझे, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था कोई। मंत्रा फॉर गोइंग डायमंड, और डायमंड जाने का मंत्र क्या है? एक्सेप्ट योर अपलाइन एज दे आर। आपकी अपलाइन जो है, जैसी है, उसकी नाक टेढ़ी है, आंखें छोटी हैं, सिर बड़ा है, पैर छोटे हैं, हेलो, वो जैसे भी हैं उनको एज इट इज स्वीकार कीजिए, और ये कहिए कि मैं बहुत लकी हूं, मुझे आप जैसी अपलाइन मिली है। तो अभी वो लोग एक बार खड़े होंगे जो अपलाइन और डाउनलाइन हैं, यहां साथ साथ में बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएंगे। अपलाइन और डाउनलाइन साथ साथ में एक बार खड़े होंगे, और आप एक दूसरे की तरफ मुंह कीजिए, आमने सामने बिल्कुल आ जाइए, फेस कीजिए, और डाउनलाइन अपलाइन को बोलेगी कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसी अपलाइन मिली। बोलिए, हाथ मिला के बोलिए, आंखों में आंखें डाल के बोलिए। एक बार फिर बोलिए।
है ना, कुछ समय दिल पे पत्थर रख के बोलिए। और आप खुले दिल से बोल रहे हैं तो फिर तो बहुत लकी हैं आप, वाकई लकी हैं। ऊपर प्रणाली ने, परमात्मा ने आपको ऐसा कुछ दिया है। तो साथियों, ये एक बड़ा ब्रेकर है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। राइट? आगे बढ़ते हैं। हैंड ब्रेक नंबर 2। कुछ लोगों की जिंदगी में ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। मेरी अपलाइन ने कहा था 1 लाख चला दूंगा, अभी बी लाइन बड़ी हो रही है, ए लाइन कम होती जा रही है। इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन वो छोटी हो जाएगी उस दिन अपलाइन की क्लास लगाऊंगा। अब ये ब्रेकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है, क्योंकि हमारे यहां 2 लाख का कल्चर है। माहौल 2 लाख का था तो 2 लाखों पे ज्यादातर लोगों ने काम किया और इसके साइड इफेक्ट आने लग गए। अब ये अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? बिहेव लाइक एन IBO। IBO को क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अपना मैं मालिक हूं। डीसी सर बताते हैं ना कि RCM में मालिक कौन है? हम स्वयं मालिक हैं। और जो मालिक होता है वो भरोसे नहीं रहता कि उसकी कोई A लाइन चलाएगा, B लाइन चलाएगा। मालिक का मतलब यह है कि सारा काम स्वयं करना, सारी जिम्मेवारी स्वयं लेना। तो उस भाव के साथ में काम कीजिए। राइट? द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो भी शब्द बोलते हैं ना, उसमें बड़ी ताकत है। आप अपलाइन को बोलते रहते हैं, उस पर टोंट मारते रहते हैं कि तुमने बोला था कि 1 लाइन चलाऊंगा, चला नहीं रहे हो, अब ये कम होती जा रही है और कम आ जाएगी। तो वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। पहला सॉल्यूशन तो ये था कि IPO की तरह बिहेव कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? ये मानिए कि उस समय आपके अपलाइन ना समझते, इमैच्योर थे, उन्होंने बोल दिया। पकड़ के मत रखिए उस बात को। उनको ज्यादा समझ नहीं थी, शायद उनके अपलाइन ने ऐसा बोला होगा तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, डायलॉग मार दिया। तो ये एक प्रश्न आपने गणित में सुना होगा। एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर एक कमीज 2 घंटे में सूखती है तो 4 कमीज कितने घंटे में सूखेंगी? 2 घंटे। 2 घंटे में सूखेंगी। देखो, 2 जवाब हो सकते हैं इसके। अगर ये गणित की दृष्टि से पूछा जाए, तो कितने घंटे में सूखेंगी? 8 घंटे में सूखेंगी। लेकिन ये अगर लॉजिकल तरीके से पूछा जाए कि गणित नहीं, लॉजिक लगाना है, तो फिर कितने घंटे में सूखेंगी? 2 घंटे। फिर 2 घंटे में सूखेंगी। राइट? तो जिस प्रकार से एक कमीज 2 घंटे में सूखती है तो 4 कमीज भी 2 घंटे में ही सूखती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपनी B लाइन चला सकते हैं तो आप A लाइन भी चला सकते हैं, आप C लाइन भी चला सकते हैं, आप D लाइन भी चला सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आपकी दूसरी इसलिए चल रही है क्योंकि आप उसे अपनी लाइफ मानते हैं, और पहली को अपलाइन की जिस दिन दिल से व दिमाग से उसे अपनी मान लेंगे उस दिन वो भी चलने लग जाएगी। सोतेला व्यवहार करते हैं कुछ लोग, तो उसको एक तो ये है कि आप अपना मानिए। दूसरा, डू यू वांट टू बिकम ए गुड अपलाइन? कितने लोग हैं जो अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। एंड वुड लाइक टू हैव ए डायमंड इन योर टीम। अच्छे अपलाइन भी बनना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपकी टीम में डायमंड आ जाए। चाहते हैं? उसके लिए क्या मानसिकता आपकी रहनी चाहिए? What my upline did best for me।
मेरी अपलाइन ने मेरे लिए सबसे अच्छा क्या किया, सबसे अच्छा, जो मैं उनका हमेशा ग्रेटफुल रहता हूं, मालूम क्या? ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी 1 लाख चलाऊंगा। हेलो, अगर वो ये वायरस मेरे दिमाग में डाल देते कि भैया तुमने 1 चलानी है, 1 की जिम्मेवारी मेरी, तो मैं कभी 5 स्टार पल पे अटका रहता अभी तक। और अगर आप एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं आपकी टीम में भी डायमंड आए, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप किसी से ये प्रॉमिस मत कीजिए कि मैं आपकी 1 लाख चला दूंगा। राइट? प्रॉमिस कीजिए तो हाथ मिला के, आंखों में आंखें डाल के कीजिए कि सर आपके साथ में तब तक काम करूंगा जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। विड्थ वर्सेस डेप्थ, इसको समझते हैं आप? विड्थ का मतलब क्या क्या समझते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब आपकी ज्यादा ग्रुप्स को हम विड्थ बोलेंगे, जैसे 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, इसको क्या बोलते हैं हम? विड्थ। डेप्थ किसको बोलते हैं? गहराई। जब एक के बाद एक डायरेक्ट सेलर जुड़ते जाते हैं, एसोसिएट बायर जुड़ते जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत करेंगे। पहले कभी इतनी डिटेल से बातचीत नहीं हुई। क्या आप चाहते हैं इसके बारे में बातचीत हो? कितने लोग चाहते हैं कि डिटेल बातचीत हो? थोड़ा सा चलिए, बहुत बढ़िया। इसको आज हम कवर करने वाले हैं। हैंड ब्रेक नंबर 3 के बारे में बातचीत करते हैं। हैंड ब्रेक नंबर 3 क्या है? मेरी अपलाइन मुझे ज्वाइनिंग नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, कॉल नहीं करती, प्लानिंग नहीं करती और पैसे से मेरी सहायता नहीं करती। कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला ब्रेकर है। ज्वाइन किए हुए कितने साल हो गए? 6 साल। अभी भी दिक्कत क्या है? वो तब मोटिवेट होते हैं जब अपलाइन का कॉल आता है। अपलाइन का कॉल नहीं आता है तो वो कोप भवन में चले जाते हैं। बाहर तब आते हैं जब उनकी खुशामद होती है कि चलो यार अब करेंगे, फोन करेंगे आपसे। कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि सर कुछ ज्वाइनिंग नहीं देते आप, आपने मुझे आज तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। जिंदगी में दुखों का एक और बड़ा कारण है, वो है उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना। हेलो, ये हर रिश्ते में है। पति पत्नी के रिश्ते में जब हम एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रहती है, वो मधुरता खत्म हो जाती है। अपलाइन से भी जब हम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो फिर निराशा मिलती है। सुखी रहना चाहते हैं ना जीवन में? कितने लोग रहना चाहते हैं? तो पड़ोसी को बोलिए एक बार कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। मैं सुखी रहना चाहता हूं। अब पड़ोसी के कान में बोलो, पड़ोसी के कान में कि भैया किसी से कोई उम्मीद मत रख। बोल बोल बोल, पड़ोसी को उम्मीद मत रखिए। काम करेगा ये मंत्र? तो एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। निराश होने का सबसे बड़ा कारण है उम्मीद रखना। देखिए, एक अच्छी अपलाइन कौन है? एक अच्छी अपलाइन वो है जो आपका प्रॉपर स्टार्टअप करवा दे। प्रॉपर स्टार्टअप मतलब शुरुआत के 3 महीने आपके साथ में अच्छे से काम करे। 30 साल नहीं, 3 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 महीने। अगर उन्होंने 3 महीने आपके साथ में काम किया, आपको सिखा दिया है, बेसिक सिखा दिए हैं, कोड बता दिए हैं, थोड़ा चलना सिखा दिया है, तो वो सही अपलाइन है। लीड विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में लीड कर रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है अपने कामों से, वो अच्छी अपलाइन है। रोल मॉडल है और सिस्टम फॉलोअर है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो बेस्ट अपलाइन मानता हूं मैं उसको। बेस्ट अपलाइन वो नहीं है कि जो आपकी सेकंड लाइफ चलाए, आपको ज्वाइनिंग दे, मीटिंग में आपके पैसे दे दे, आपको चाय समोसा खिलाए। हेलो, अच्छी अपलाइन के ये लक्षण है। सॉल्यूशन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन है। पहला ही प्रश्न क्या था?
कि अप्लायंस से अपेक्षा रखते हैं, ये हैंड ब्रेकर है, सॉल्यूशन है, समाधान है। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड टुवर्ड्स अप्लायंस। अप्लायंस के प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहिए। आपको जिंदगी भर अपनी अप्लायंस का धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक कारण काफी है, और वो ये कि उन्होंने आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी आरसिम दी है। इकलौती वजह बस। अगर आपके अप्लायंस नहीं होते तो क्या आरसीएम में होते आप? नो सर। उनकी वजह से हैं, और आप मानते हैं कि आरसीएम मतलब बेस्ट, तो और कुछ जरूरत ही नहीं है। वो एक इकलौता कारण है। आप जिंदगी भर उनकी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। डू नॉट सर्च ए रोल मॉडल अपलाइन, बिकम ए रोल मॉडल डाउनलाइन। अपलाइन रोल मॉडल मत चुनिए या आप देखिए कि मेरी अपलाइन बिल्कुल रोल मॉडल होनी चाहिए, वो जो जैसी उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, बीइंग ए डाउनलाइन आप एक रोल मॉडल डाउनलाइन बने उनकी, वैसा आपका एक गोल होना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जब आपस में लड़का लड़की के गुण मिलते हैं, ज्यादा गुण मिलते हैं तो शादियां हो जाती हैं, और जब दो दोस्तों के ज्यादा अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। हेलो। तो वसीम बरेलवी साहब बोलते हैं कि अगर आप दोस्तों में कमियां निकालने लगेंगे तो दोस्ती चल पाएगी क्या? तो वसीम बरेलवी साहब से प्रेरित होके डायमंड सुरेंद्र वत्स ने लिखा है, शर्तें लगाई जाती नहीं अपलाइन के साथ, कीजिए उन्हें कबूल उनकी हर कमी के साथ। राइट? स्वीकार करेंगे अपलाइन को एज इट इज? तो एक बार डाउनलाइन अपलाइन एक बार फिर खड़े होंगे अपनी जगहों से। डाउनलाइन अपलाइन खड़े होंगे और अपलाइन को थोड़ा सा हक करेंगे, गले मिलेंगे। महिला पुरुष हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बस, अदरवाइज गले मिलेंगे और थैंक्स बोलेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार खड़े खड़े एक बार अंगड़ाई लेंगे कि अच्छे होने। राइट साइड में झुकेंगे ऐसे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, और फिर एक और अच्छी अंगड़ाई लेंगे और जोरदार वाली ताली बजाएंगे। जोरदार मतलब जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी नील जी, राइट। प्रैक्टिकल टेक अवेज। अभी तक जो हमने बातचीत की है, अभी हम एक दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। इस डिस्कशन से आप क्या अपने साथ में लेके जा सकते हैं? पहला टेक अवे ये है, राइट ए ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉर 5 मिनट्स एवरी डे। हर रोज आप 5 मिनट एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है?
आप रात को सोने से पहले पूरे दिन में जिन लोगों ने आपकी सहायता की, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया, उनके नाम लिखने हैं और उनको धन्यवाद करना है। अगर आप उनको मैसेज कर सकें, व्हाट्सएप कर सकें तो और बढ़िया। ऐसा करने से ग्रेटिट्यूड में रहना आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। जब तक ये आपकी आदत नहीं बनती है तब तक आप इसको जर्नल के रूप में लिखिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इस दुनिया में जो लोग बहुत आनंद की जिंदगी जीते हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सारे लोगों में सबसे बड़ा गुण ये रहता है कि वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं। आई डोंट नो आपने उस तरीके से ऑब्जर्व किया या चीजों को नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। देखा तो फाइनल कितने लोगों ने देखा? मैच खत्म होने के बाद में जो प्लेयर्स थे उनसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा था, बहुत सारे लोगों से पूछा। मैंने एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की और वो ये, जितने भी प्लेयर थे मैक्सिमम प्लेयर ने ये कहा कि गॉड इज वेरी काइंड, वी आर थैंकफुल टू गॉड। हम परमात्मा के बड़े शुक्रगुजार हैं, परमात्मा ने हमारी बहुत सहायता की। ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, और ये फीलिंग क्यों है उनके अंदर में, क्योंकि उनको बाहर से कोई उनका मेंटर है जो उनके अंदर ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग फीड करवा रहा था, और उनकी इस अचीवमेंट में उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। राइट? तो आप जिंदगी में डायमंड तो बन ही जाएंगे। अगर डायमंड नहीं भी बने, अगर आप ग्रेटिट्यूड वाला जीवन अगर जीने लग जाएं, तो मैं गारंटी करता हूं आप डायमंड से भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स पे पिछले दिनों एक एपिसोड आया शुक्राना से संबंधित। कितने लोगों ने सुना? अश्विन मुझाल मैडम है, उन्होंने उस पर बातचीत किया। उन्होंने ये कहा कि बस जिंदगी का निचोड़ इसी में है कि अगर आप शुक्राना भाव, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग से रहते हैं, हर किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी आकर्षक बन जाएगी कि हर व्यक्ति आपके नजदीक में आना चाहेगा और आपके पास में रहना चाहेगा। राइट? रहा जा सकता है? तो एक तो आउटपुट ये लीजिए आप, अपलाइन के प्रति, परिवार के प्रति ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखिए। दूसरा टेक अवे क्या है? सी ओनली द गुड इन एवरीवन, बिकम ए राजहंस। हर किसी में केवल अच्छाई देखे राजहंस बन जाएं। संस्कृत में एक श्लोक है, हंसे श्वेत बकै श्वेत, कै भेद हंस बकयो, नीर अक्षीर विवेके तू हंसो हंसे बको बकै। इसका भाव यह है कि हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है। दोनों में अगर आपने अंतर समझना है, नीर अक्षीर विवेके तू, जब उनके सामने आप दूध और पानी रख दे देंगे तो बगुला दूध और पानी दोनों पी जाएगा और हंस उसमें से सिर्फ दूध निकाल लेगा और पानी को उसके अंदर छोड़ देगा। परमात्मा ने हंस को ऐसी विशेष योग्यता दी है, ऐसी स्किल दी है। हेलो? ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू में, उनमें अच्छाइयां हैं और एक मनुष्य होने के नाते कुछ कमियां भी हो सकती हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हैं नहीं, शायद आपको लगती हैं। तो आपने क्या करना है? राजहंस बन जाना है। उनकी जो अच्छी चीजें हैं वही देखनी है। कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको इग्नोर कर देना है। अगर राजहंस बन जाएंगे तो आज से उनके डायमंड जल्दी बन जाएंगे। तीसरा टेक अवे है, डेवलप ए हैबिट ऑफ डूइंग टास्क इमीडिएटली। काम को तुरंत करने की आदत डालें।
हम में बहुत सारे लोग डिले करते रहते हैं चीजों को। डिले करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आप लेजी हो जाते हैं और ये आपकी एक आदत बन जाती है। कोई भी काम करना है तो उसको तुरंत करने की आदत डालिए। फोर्थ टेक अवे है, डू नॉट क्रॉस द लाइन इन रिलेशनशिप विद क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के साथ संबंधों में लाइन को क्रॉस ना करें। ये थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा डीप पॉइंट है। इसमें बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पे जो क्रॉस लाइन का रिलेशन है उसकी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को आपने नहीं लांघना है। उनसे मिलना है, हालचाल पूछना है। संबंध ये बस मीटिंग तक का है, मीटिंग में मिले, हालचाल पूछा, बात खत्म हुई। तो किसी और प्रोग्राम में इसमें हम डिटेल से बातचीत करेंगे। ये आज के अब तक के सेशन के टेक अवे हैं। राइट, अब वही प्रश्न दोबारा आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, किसी ने इरादा बदल तो नहीं दिया अभी? नहीं बदला है ना? बनना चाहते हैं? डायमंड एक बहुत बड़ा लेवल है हमारे यहाँ पे। कितना वॉल्यूम चाहिए डायमंड बनने के लिए बताइए? मात्र 50 करोड़ चाहिए। 25 एक लाइन में और 25 दूसरी लाइन में, या बाकी जितनी भी लाइन है उन सब लाइनों का मिला के 25 हो। राइट? दूसरी सारी लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम उस पर बात करेंगे। तो इतना बड़ा लेवल अगर आपको चाहिए, देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं सुशील जी, आपके माध्यम से मैं पूरी टीम को कहना चाहता हूं, आप जो टारगेट बनाएं बड़े होशो हवास के साथ में बनाएं। डायमंड पूरे आरसीएम में कितने हैं? 3 डायमंड, 1 स्टार डायमंड, तो टोटल कितने हुए? 4। और आरसीएम में कितने लोग ज्वाइन हुए अब तक? 4 करोड़। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा ही होंगे। आरसीएम में ऐसे कितने लोग हैं जो हर महीने खरीदारी करते हैं? मतलब मैं कम से कम मानूं तो 10 लाख से ज्यादा है। राइट? और डायमंड कितने हैं? 4। आप डायमंड बनना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं? डायमंड मतलब उन 4 लोगों की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है आसान होगा? मुश्किल होगा, लेकिन बना तो जा सकता है। कितने लोगों को लगता है बना तो जा सकता है? बना जा सकता है, बना जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बनना है तो कुछ डिसिप्लिन, कुछ कमिटमेंट करने पड़ेंगे। अभी 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैंने पंगा ले लिया कि मैंने 6 पैक एप्स बनाने हैं। हेलो, मैंने गूगल किया और मैंने पूछा कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने 50 साल से ज्यादा की उम्र में 6 पैक एप्स बनाए हैं? हेलो, तो आपको क्या लगता है कितना जवाब आया होगा? 10-20% लोग, 2-4% लोग। गूगल ने बताया कि आधा % से भी कम लोग हैं दुनिया में। हेलो, लेस देन 1% जिन्होंने 50 साल से ज्यादा की उम्र में क्या बनाया है? 6 पैक एप्स बनाया। तो अगर टारगेट इतने बड़े हैं तो फिर डिसिप्लिन भी उसी रेशियो में आपको अपनाने पड़ेंगे, ये तय है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप
अगर स्टार इमराल्ड बन जाओगे ना, जिंदगी फिर भी अच्छे से जाएगी। स्टार इमराल्ड कौन कौन है हमारे बीच में? देखिए, खड़े होइए सर एक बार। कई सारे स्टार इमराल्ड हैं, पूर्णेंदु है, सोनी जी हैं, अजीत प्रताप जी हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बढ़िया है। तो स्टार इमराल्ड का बना लो, वो भी चलेगा, लेकिन डायमंड का अगर बना रहे हैं ना, तो भैया वो 6 पैक एब्स बनाने जैसा कार्यक्रम है। बैठिए प्लीज। तो बताइए कितने लोग बनना चाहते हैं डायमंड? पक्का इरादा है? तो एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बहुत बढ़िया। तो अब हम भविष्य के डायमंड से बातचीत कर रहे हैं। बी ए रेस्पॉन्सिबल लीडर, इस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं। एक जिम्मेवार लीडर बनिए, क्योंकि डायमंड बनना है तो बगैर जिम्मेवारी के आप नहीं बन सकते। राइट। ओनली गुड लीडर कैन क्रिएट गुड लीडर्स। केवल एक अच्छा लीडर ही अपनी टीम में अच्छे लीडर तैयार कर सकता है। ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से अगर मास्टर कॉपी अच्छी है तो फोटो कॉपी अच्छी आएगी। हेलो। और मास्टर कॉपी अच्छी है तो मशीन कितनी भी बढ़िया हो, फोटो कॉपी मास्टर कॉपी से अच्छी नहीं आएगी। आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन हजारों लोगों को डिसिप्लिन बना सकता है। हेलो। आपका थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया, आलस्य, मीटिंग में लेट आना, गुस्सा करना, ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल देना, आपकी पूरी टीम को वैसा क्रिएट कर सकता है, वैसी चीजें उनमें प्रभावित कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और दुनिया में ऐसा बताते हैं कि सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो अपने आप को सुधारना होता है। हम जिंदगी भर पति पत्नी को सुधारने में लगे रहते हैं, डाउनलाइन को सुधारने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति जब युवा होता है ना, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, उसको लगता है मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। जब वो 30 साल की उम्र में आता है, दुनिया को देखता है, तो उसको लगता है कि यार दुनिया तो नहीं बदली जाएगी, लेकिन मैं अपने आसपास वालों को जरूर बदल दूंगा। जब वो 40-50 का पहुंचता है तो उसको लगता है कि यार घर घर को बदल दूं तो बड़ी बात है। और जब वो 60-70 का होता है तो उसकी समझ में आता है कि मैं अगर अपने आप को बदल दूं तो ही बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। राइट। तो आप ज्यादा दूसरों को बदलने के चक्कर में मत रहिए। आपने किसको बदलना है? खुद को बदलिए। आप अगर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, अच्छे इंसान, तो आप एक अच्छे क्लाइंट बन जाएंगे, और आप अच्छे क्लाइंट बन जाएंगे तो आपकी टीम में आपका डुप्लीकेशन होएगा, बिकॉज यू आर मास्टर कॉपी। अभी धर्मेंद्र जी छोटी छोटी बातें बता रहे थे, प्लेटफॉर्म पे सो गए, खाना खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भगवान का प्रसाद है। हेलो। अगर वो खाने की प्लेट आती और उसमें देखा जाता और उस पे रेस्टोरेंट वाले पे चिल्लाया जाता कि भैया ये रोटियां हैं, तो खा के दिखा, फिर हम खाएंगे, तो फिर मुझे लग रहा है कि आज स्थितियां थोड़ी अलग होती। राइट सर? समझ रहे हैं? मास्टर